हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी लव स्टोरीज में स्वागत है। दोस्तों, हम इस चैनल में लव रिलेटेड न्यू स्टोरीज, ऑडियो स्टोरीज डालते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। और दोस्तों, आने वाले समय में हम इसी तरह के न्यू लव स्टोरीज या लव ऑडियो स्टोरीज डालते रहेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की लव स्टोरी की शुरुआत करते हैं। आसमां छूने का सपने कौन नहीं देखता, अपने जीवन में आगे बढ़ना कौन नहीं चाहता है। सभी अपने लाइफ में लगातार सफलता के सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं। हर कोई पैसे के पीछे भागता है। मुझे भी सभी लोगों की तरह पैसे के पीछे भागने की आदत थी। मुझे भी आसमां छूने की ललक थी। मैं भी खूब तरक्की करना चाहता था। मेरा पूरा बचपन गरीबी में कट गया था। जब मेरी उम्र खिलौनों के साथ खेलने की थी तब मैं एक खिलौने की दुकान पर काम किया करता था। मन तो करता था इन खिलौनों के साथ जी भर के खेलूं, लेकिन मजबूरी इतनी थी कि इन खिलौनों को सिर्फ अमीरजादे के बच्चों को बेचने की ही अनुमति थी। जब हर महीने के 8 तारीख को मेरी सैलरी 750 रुपये मिलती थी तो इन आधे पैसे में तो माँ की दवाई और आधे पैसे से पूरे महीने के लिए राशन खरीदना पड़ता था। अगर मैं किसी महीने 1 या 2 दिन छुट्टी भी हो जाती थी तो सैलरी से महीने के खर्च भी नहीं उठा पाता था। इन हालातों से लड़ते लड़ते बचपन कब बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। परंतु इन हालातों के बीच भी मैंने किसी तरह से जैसे तैसे करके 12वीं क्लास तक पढ़ाई की। 12वीं पास करने के बाद मैं अपने छोटे शहर से निकलकर दिल्ली जैसे बड़े महानगर में पहुंच गया था। यहां आने के बाद कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, परंतु इन परेशानियों के बाद मुझे एक कॉल सेंटर में नौकरी मिल गया। मैं यहां हर नई चीज़ों से अनजान था और हर बातों से अनजान होकर मैं अपनी काम पर ध्यान देने लगा। मैं आगे की लाइफ बचपन जैसी तंग हालातों में बिताना नहीं चाहता था, इसलिए मैं अपनी काम को पूरी शिद्दत और ईमानदारी से कर रहा था। मुझे उस कॉल सेंटर में नौकरी ज्वाइन किए हुए लगभग 10 महीने हो चुके थे, परंतु इतने दिनों में ऑफिस कभी देर से नहीं पहुंचा था। परंतु एक दिन मैं ऑफिस थोड़ी देर से पहुंचा। मेरे साथ काम करने वाले सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। इसी बीच मेरी इन लोगों के बीच में एक नए चेहरे पर नजर टिकी। भूरे बाल, आंखों में काजल, गुलाबी होठ, अपने ललाट पर एक छोटी सी प्यारी सी बिंदी लगाई हुई थी। बाई हाथ से अपने चेहरे पर आने वाले बालों को हटा रही थी, मगर फिर भी उसके बालों के लट उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसे देखने के बाद मुझे अपने आंखों को दूसरी ओर करने का दिल ही नहीं किया। ऐसा लग रहा था आज पूरी दुनिया थम जाती और हर लोग और हर वस्तु इसी अवस्था में रहता जैसे अभी मेरी नजरें उसके चेहरे पर थी। अगर स्वर्ग में परियां सच में रहती होगी तो शायद वो भी इसी जैसी ही रहती होगी। मैं अपने स्थान पर जाकर बैठ गया और उसे अपने मन को जबरदस्ती वहां से हटाकर कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकाया। इसके बाद कामों में व्यस्त हो गया। वैसे मुझे उन दिनों लड़कियों से कुछ ज़्यादा मतलब नहीं रहती थी, जिसके कारण लड़कियों से ज़्यादा संबंध भी नहीं रह पाता था। जब मैं एक कॉल पर व्यस्त था तब वह भूरी बाल वाली लड़की मेरे कंधे को छूकर कुछ इशारा की। मैं उसे मुड़कर देखा। इस बार उसकी आंखें मेरी आंखों से एक पल के लिए लड़ा, मगर मैं फौरन नजरें दूसरी ओर कर लिया। लेकिन तब मैं उसकी प्रॉब्लम को समझ गया था। शायद उसके हेडफोन में कुछ दिक्कत आ गई थी। मैं अपने हाथ को दिखाकर उसे कुछ सेकंड रुकने का संकेत किया और मैं पुनः कॉल पर ग्राहक से बात करने लगा। क्या हुआ? ग्राहक के कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद मैंने उससे पूछा। हेडफोन में आवाज नहीं आ रही है, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उसने बोला। वो चाहती तो इसकी सूचना कॉल सेंटर के आईटी विभाग को दे सकती थी, मगर उसने आईटी के बजाय मुझे बताई। मुझे भी उससे बात करने का एक अच्छा मौका मिल चुका था और मैं इसे आईटी विभाग को बताकर इस मौके को खोना नहीं चाहता था। इसलिए मैं अपनी हेडफोन निकालकर अपने सिस्टम के सीपीयू पर रख दिया और उसके करीब पहुंच गया।
उसने अपने हेडफोन निकालकर मेरी हाथ में दिया। उसी समय उसकी कोमल उंगलियां मेरे उंगलियों को स्पर्श किया। उसकी उंगलियों के स्पर्श से ही मेरे पूरी शरीर में बिजली सी चौंध गई। जब उसके हेडफोन के जैक को निकालकर वापस इंसर्ट किया तब उसकी आवाज़ की प्रॉब्लम दूर हो चुकी थी। अब आवाज़ आ रही है, मैंने हेडफोन देते हुए बोला। थैंक्स, वो मुस्कुराती हुई बोली। मैं भी उसके मुस्कान के साथ थोड़ी अपनी मुस्कान मिला दिया और वापस हम दोनों कामों में व्यस्त हो गए। लंच के साथ हम दोनों ने एक ही साथ कैफेटेरिया गए और एक ही टेबल पर बैठकर नाश्ता भी किए। इस बीच हम दोनों के बीच काफ़ी सारी बातें हुई। उसने अपना नाम दीपिका बताया और वह दिल्ली की ही रहने वाली थी। उस दिन से हम दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई और कॉल सेंटर के अलावा हम दोनों अब फ़ोन से भी बातें करने लगे थे। यानी हमारे रिश्ते काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। मात्र 20 दिन के अंदर ही हम दोनों वीकेंड पर बाहर घूमने लगे थे। एक दिन मैं और दीपिका दोनों वीकेंड पर घूमने पास के ही एक तारामंडल में गए थे। जब तारामंडल में भूगोलीय अवस्था वाली शो शुरू हुआ तो हम लोगों के पास एक काल्पनिक आकाशगंगा बन गया जिसमें करोड़ों तारा और लाखों ग्रह थे। मैं इन सब चीज़ों को देखकर काफ़ी रोमांचित हो रहा था। मेरे बगल में ही दीपिका थी। उसकी बाईं हाथों की उंगलियां मेरे दाईं हाथों के उंगलियों से लिपटा हुआ था। इन उंगलियों की तरह मैं भी कहीं ख्यालों में खो गया था। इस काल्पनिक आकाशगंगा में मैं और दीपिका कहीं वास्तविक हमसफर बनकर पूरी आकाशगंगा में सफ़र करने लगे। मेरा ये भ्रम उस वक्त टूटा जब वो शो ख़त्म हुआ और लोग वहाँ से बाहर निकलने लगे। तारामंडल के मुख्य दरवाजे के पास फूलों की एक दुकान थी जिसमें गुलाब के अलावे कई प्रकार के फूल बिक रहे थे। मैं उस दुकान से 60 रुपये देकर एक गुलाब का फूल खरीद लिया और एक अच्छा मौका देखकर दीपिका को प्रपोज कर दिया। दीपिका के साथ मैं पिछले 1 महीने से अधिक दिनों से रह रहा था, परंतु आज उसे प्रपोज करते समय मेरी धड़कनें किसी सुपरफास्ट ट्रेन की रफ्तार से कम नहीं धड़क रही थी। मेरी धड़कनों को बिना मेरे सीने पर सर रखे ही दूर से उसकी आवाज़ साफ साफ सुना जा सकता था। आई लव यू टू। उसके होठों से ये चंद शब्द सुनकर मेरे कानों को ऐसी तृप्ति महसूस हुई जैसे सूखी रेत पर बारिश की बूंदों की बौछार हो गई हो। उस दिन मैं काफ़ी खुश था। उसके बाद हमारी लाइफ में हर तरह खुशियाँ ही खुशियाँ थी। अगले महीने ही मेरा प्रमोशन हो गया था और कॉल रिसीवर से सीधा फ्लोर मैनेजर बना दिया गया था, जिसके कारण मेरी सैलरी भी दुगनी कर दी गई थी। अब जिंदगी मज़े से कट रही थी। कुछ पैसे माँ को भेजने के बाद भी अच्छे खासे पैसों की बचत कर लेता था। इसके अलावा दीपिका के साथ हर वीकेंड में कहीं ना कहीं भी घूम लिया करता था। मैं और दीपिका एक साथ कई रातें होटल में भी बिताए थे। एक रात हम दोनों दिल्ली के बूम लाइट नामक होटल में थे। वैसे अधिकतर रातें हम दोनों ही इसी होटल में बीती थी। उस रात मैंने दीपिका को शादी के लिए बोला तो उसने यह कहकर मना कर दिया, मैं अभी इसके बारे में नहीं सोचती हूँ, लेकिन जल्द ही बता दूंगी सोचकर। ओके, कोई बात नहीं, मुझे भी शादी की कोई जल्दबाजी नहीं है। उसके जवाब के बदले में मैंने कहा। दीपिका अब मेरी लाइफ की एक अभिन्न अंग बन गई थी। उसके बिना जीने की कल्पना करना भी बेकार सा हो गया था। एक दिन मैं ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था, तभी गांव से छोटे चाचा का फ़ोन आया और उन्होंने बताया मेरी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब है। उनके किडनी में इन्फेक्शन है। माँ को जल्द से जल्द ऑपरेशन कराने होंगे, वरना उनकी जान भी जा सकती है। यह सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने इतने दिनों में कुछ पैसे के अलावा कुछ दोस्त भी बना लिए थे। इन दोस्तों और कंपनी से एडवांस लेने के बाद पूरे 1,18,000 रुपये का इंतजाम मैं कर चुका था। माँ के बीमारी के बारे में जब दीपिका को मालूम पड़ी तो वो मदद के लिए 20,000 रुपये लेकर मेरे पास आ गई। माँ के ऑपरेशन के लिए इतने पैसे पर्याप्त थे। रात हो गई थी, इसलिए मैंने दीपिका को अपने
कमरे में ही रुकने के लिए बोल दिया। चूंकि वो जहाँ रहती थी मेरे यहाँ से काफ़ी दूर पड़ती थी, वो आज पहली बार मेरे कमरे में नहीं रुक रही थी। इसके पहले भी वो कई रातें यहाँ रुक चुकी थी। इस दिन भी वो बिना मन किए ही रुकने के लिए हामी भर दी। शायद उसे मालूम थी कि आज मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हूँ और वो इस हालत में मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। करीब रात के 11 बजे तक दोनों खाना खाकर सो गए थे। अगले दिन जब मेरी आंखें खुली तो मेरी पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। पैरों वाली बैग और दीपिका दोनों गायब थे। मैं कमरे, बाथरूम, हर जगह उसे ढूंढा मगर वो कहीं दिखी नहीं। मैं डर गया कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गया हो। मैंने दीपिका के नंबर पर कॉल लगाया, उसकी नंबर ऑफ आ रहा था। मैं थक हार कर उसके फ्लैट गया। मैं उसके घर पिछले हफ्ते ही गया था, जिसके कारण उसके घर का एड्रेस मुझे मालूम था। वहां पहुंचने पर उसके घर में ताला लटका देख मैं इतना समझ गया कि मेरे साथ कुछ जरूर गड़बड़ हुआ है। उस फ्लैट के मकान मालिक ने बताया वो अपनी पति के साथ सुबह 5 बजे ही कहीं चली गई है। वो अचानक कल ही मुझे बताई थी कि उसे जॉब में अलग ट्रांसफ़र किया गया है और जल्द वहाँ रिपोर्टिंग करना है, जिसके कारण इस कमरे को खाली कर रही है। उसका पति भी था? मैंने यह आश्चर्य होकर पूछा। हाँ, उसका पति बगल के ही एक कपड़े की दुकान में काम किया करता था। फ्लैट के मालिक के बात सुनकर मैं पूरी तरह समझ गया था। वो मुझे धोखा दे रही है, मुझे बेवकूफ़ बनाई है और मेरे पैसे लेकर कहीं वो दूर भाग गई है। उस घटना से मैं काफ़ी टूट गया था। फिर भी पूरी दिन उसे शहर में ढूंढता रहा मगर उसकी कोई अता पता नहीं चला। शाम में चाचा का फ़ोन पुनः आया और पैसे के बारे में पूछा। मैंने उनकी बात को सुनकर चुप रहा और रोने लगा। बेटा तुम सही हो ना? चाचा ने कहा। हाँ बेटे, सुबह तक पैसे लेकर चले आना वरना फिर माँ को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने बताया है। चाचा जी ने थोड़ा धीमे स्वर में बोला। मैं पैसे लेकर कल जरूर आऊँगा, आप परेशान मत होइए। मैंने कॉल डिस्कनेक्ट होने से पहले बोला। मुझे सुबह तक पैसे जुगाड़ करना था, मेरे पास कोई उपाय नहीं बच रही थी। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैं अपने मकान मालिक के घर में ही चोरी करने चला गया। मैं जानता था यह गलत है, मेरे दिमाग ने इसे करने की कई बार रोकने की कोशिश की मगर मैं अपनी आत्मा को मारकर घर के अंदर चला गया। करीब रात के 2 बज रहे थे। मैं घर के अंदर चोरी करने के लिए जैसे ही गया, सिक्योरिटी वालों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। घर जाने के लिए सुबह में मेरी गाड़ी थी परंतु मैं जेल चला गया। इधर मेरी माँ ऑपरेशन के लिए तड़पती रही और चाचा अस्पताल के बाहर इंतजार करते रहे। डॉक्टर बार बार चाचा को पैसे के लिए बोलता रहा मगर वहाँ ना तो पैसे पहुँच पाई और ना ही मैं पहुँचा। अंत में पैसे के अभाव में ऑपरेशन नहीं हुआ और माँ की मृत्यु हो गई। चाचा शमशान घाट तक मेरा इंतजार करते रहे और बार बार मेरे मोबाइल नंबर को रिडायल करते रहे मगर मैं वहाँ भी नहीं पहुँच पाया। इस तरह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं कई वर्षों तक जेल में ही सड़ते रहा। बस मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने किसी से सच्चा प्यार किया था, किसी पर खुद से ज़्यादा विश्वास किया था। दोस्तों, हम इस चैनल में लव रिलेटेड न्यू स्टोरीज, ऑडियो स्टोरीज डालते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें।